नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम थे। तो बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 7वां दिन है। ईरान ने इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों में क्लस्टर बम लगे हुए थे और इजरायली सेना ने बताया कि जब ऐसी मिसाइल जमीन की ओर आती है तो उसका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और करीब 20 छोटे बम अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। हर बम में लगभग 2.5 किलो विस्फोटक होता है और ये करीब 8 किलोमीटर तक के इलाके में फैल सकते हैं। ये छोटे बम सीधे जमीन पर गिरते हैं और टकराते ही फट जाते हैं। इससे एक बड़े इलाके को खतरा हो सकता है। हालांकि हर छोटे बम का धमाका सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल जितना ताकतवर नहीं होता। ये साफ नहीं है कि ईरान ने ऐसी कुल कितनी मिसाइलें चलाई है, क्योंकि कई मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही गिरा दिया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम लगे हुए थे। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तो आपको बता दें कि हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम लगे हुए थे। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ईरान ने कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, क्योंकि कई मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले ही ढेर कर दिया। तो बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया। हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम लगे हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक है, साथ ही साथ विदेश मामलों की भी अच्छी खासी समझ रखते हैं। अमित जी, जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। बताया जा रहा है कि हर मिसाइल में 20 क्लस्टर बम लगे हुए थे। भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है और बहरीन की सरकारी तेल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में। वो आपने सुना है, तो वो पुरानी बात साबित हो रही कि जब मालिक नहीं होता है तो नाविक डूब जाते हैं। तो यही कहानी ईरान की हो रखी है। उसने कहाँ बम मारना है, कहाँ क्या करना उसको पता नहीं है। वो इजराइल के ऊपर तो अटैक नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक बात मान के रखिए कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यूएस जो है उसको इंडियन ओशन से जाना होगा। इंडियन ओशन और अरेबियन सी जिसको हम मानते हैं, तो पश्चिम एशिया से यूएस की मिलिट्री बेस जो है उसको सारा हटाया जाएगा। उसी के तहत ये सारा काम हो रहा है। तो उसमें ईरान जो है उनके पास कोई लीडरशिप तो है नहीं। अब लीडरशिप है नहीं तो जहां मर्जी वो अटैक किए जा रहे हैं, उनको खाली अटैक करना है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है अमित जी, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि नेतृत्व की कमी तो यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके की स्थिति है वो काफ़ी भयावह देखने को मिल रही है। और इस तरीके से कहते हैं ना कि बौखलाए हुए हमले कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर कर जाते हैं। नहीं, देखिए वो हमले जो हो रहे हैं वो तो निश्चित तौर पे, जैसे मैंने कहा कि ईरान का एक ही मकसद है कि उसको वेस्ट एशिया से अमेरिका को बाहर निकालना है। तो उसके जहां जहां एयरबेस है उस पे हमला किया जाएगा। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि सऊदी का और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ था, एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। क्या किसी ने कोई रिटेलिएशन दिया? क्या सऊदी के ऊपर इतने मिसाइल चल गई, उनकी रिफाइनरी पे अटैक हो गया, बहरीन की रिफाइनरी पे अटैक हो रहा है। तो ऐसा चलेगा, ये आने वाले 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा। बाद में देखिएगा कि आपस में सेटलमेंट हो जाएगा और ईरान के जो शाह है उनकी वापसी हो जाएगी। यानी अभी माना जा सकता है कि कुछ हफ्तों के लिए ऐसे ही तबाही मचाई जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो स्क्रिप्ट है उस हिसाब से चल रहा है तो लोगों को लगे। वो फाइनल वर्डिक्ट यही आएगा कि आने वाले समय में यूएस जो है वो पूरी तरीके से पश्चिम एशिया से बाहर चला जाएगा और आने वाले लॉन्ग टर्म में इंडिया, यूएई, इजराइल और ईरान जो है ये मिलके पूरे वेस्ट एशिया का जो रीजन है उसको कंट्रोल करेंगे। ये नीति पहले से निर्धारित हो चुकी है। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, मोदी जी ने अपना नक्शा तैयार किया हुआ अखंड भारत का।
तो अखंड भारत का नक्शा और इजराइल में ने जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा बनाया हुआ है, ये बिना अमेरिका के इस क्षेत्र से मतलब पश्चिम एशिया से हटे पूरा नहीं हो सकता। तो ये दोनों लोगों का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए मोदी जी ने कहा था जम्मू टू जेरूसलम, 2 रिलीजन वहां से भी आए हैं। बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि यूएस संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो खारिज कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में और जंग भड़केगी, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर हमले रोकने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय? मैंने पहले कहा कि अभी हफ्तों तक जारी रहेगा जी, एक हफ्ते या महीने ऐसे ही चलेगा, क्योंकि देखिए इसका फायदा किसको होना है। हम आप तो जान माल का नुकसान देख रहे हैं ना जी, लेकिन एक बात बताइए, इसका फायदा किसको होगा? यानी एंड ऑफ द डे इसका फायदा केवल अमेरिका कंपनियों को होना जी है। जी बिल्कुल। और इस तरीके की स्थिति जब बनी हुई है और यहाँ पर ये प्रस्ताव भी यहाँ खारिज कर दिया गया है, यानी माना जा सकता है कि अभी जंग रुकने के कोई भी आसार कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं। और जिस तरीके से कम 1 वीक तो मान के रखिए, किसी भी हाल में जंग नहीं रुकेगी। ये 1 हफ्ता तक चलेगा, बाद में परमाणु बम की धमकी आएगी, फिर आने वाले समय में ईरान सरेंडर कर देगा। उसका जो राजनीतिक नेतृत्व है वो जनता को बचाने के लिए सरेंडर कर देगा और उसके साथ कुछ कंप्रोमाइज होंगे, जिसमें ये हो जाएगा कि भैया अमेरिका जो है पश्चिम एशिया से अपनी विदाई सुनिश्चित करेगा। तो ये 2030 का ऑब्जेक्टिव है, उसी के तहत सारा प्लान बना हुआ वही चल रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो जितना दिखाया जा रहा है, आप एक बात समझिए ना, ईरान का क्या लेना यूएई से? जी, यूएई ने अपना बेस दिया ना कुछ दिया, उस पे तो कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान का बेस यूज हुआ है, रिपोर्ट आई हुई है, उस पे तो कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान वाले इजराइल के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये मान के रखिए कि शीर्ष क्रम जो है वो आपस में कंप्रोमाइज है। चाइना ने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ किया नहीं, बोला मैंने पहले ही बोला था कि केवल माउथ सर्विस होनी है, लिप सर्विस होगी। रसिया भी लिप सर्विस ही कर रहा है। तो ये सारे मिले हुए और मिलके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। आप एक बात ध्यान में रखिए कि अमेरिका पूरी तरीके से बैंक करप्ट होने को है, तो उसके लिए वो ये सारे नाटक किए जा रहे हैं ताकि हमारा जो बेस है, एम्बेसी है, ये सारा समेट के हम वापस आ सकें। जी, तो अमित जी आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार बड़ी खबरों का रुख हम कर रहे हैं, अपने दर्शकों को हम बता भी रहे हैं। ईरान जंग के बीच अमेरिका ने छूट यहाँ पर दी है। अमेरिका की रूस को छूट दी गई है। भारत 30 दिन तक रूस का कच्चा तेल यहाँ पर खरीद सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका से ये 30 दिन की छूट मिली है। तो अमित जी, भारत 30 दिन तक जो कच्चा तेल है वो यहाँ खरीद सकता है। इसको लेकर अमेरिका ने ये छूट दे दी है। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर अमेरिका छूट नहीं देता तो क्या हम तेल नहीं खरीद रहे थे? अमेरिका के कहने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। कि वो कहे ना कहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें रसिया से तेल खरीदना, हम रसिया से तेल खरीदेंगे और आने वाले कुछ समय के बाद आपको रिपोर्ट आएगी कि इंडिया वाले रसिया से तेल खरीद के ईरान को सप्लाई कर रहे थे। ये भी आपको न्यूज पता चल जाएगी। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ऊपर का शीर्ष क्रम जो है वो पैसे बनाने के चक्कर में ये सारा काम कर रहा है और कुछ नहीं है। ठीक, यानी कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? अमेरिकी कंपनियों को जी। यूरोप पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो वही कहानी यहाँ भी चल रही है। अमेरिका बोल रहा है हम आपको 30 दिन तक तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं। अरे भैया तुमने वेनेजुएला पे कब्जा लगा हुआ, वहां पे डिस्काउंट दे दो, हम वहां से तेल खरीद लेंगे। अमेरिका के पास इतना ऑयल है, तुम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो, हम तुमसे खरीदेंगे। हम तो यही डिमांड कर रहे हैं ना भाई कि तुम कुछ करो और हम तुम्हारा सामान खरीदें। लेकिन तो अमेरिका तो कुछ करता नहीं है। वो 10 पैसे का डॉलर छाप के पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन पास आउट करता है। उसके अलावा अमेरिका का तो कोई काम नहीं है। आप ये बताइए अमेरिका क्या प्रोडक्ट बताता? आप तो पत्रकार हैं, इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके बगैर दुनिया नहीं चल सकती? जी। तो वो अमेरिका अपनी गेम खेल रहा है। बस मिडिल ईस्ट में कुछ लोगों की जान जाएगी जिसका मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन ये ऊपर के लोगों की गेम है। और आपके चैनल पे मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 10-15 दिनों में सारा समेट लिया जाएगा और 2027 तक ईरान के साथ की वापसी हो जाएगी। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारत 30 दिन तक रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने 30 दिन की छूट यहाँ पर दे दी है। और आपको बता दें कि अमेरिका ने रूस को
तेल निर्यात की ये छूट दी है। भारत 30 दिन तक अब रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, ऐसा अमेरिका का कहना है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि अमेरिका के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत अपने स्वतंत्र, यहाँ पर कहा जा सकता है कि डिसीजंस ले सकता है। किसी भी तरह अमेरिका पर डिपेंडेबल इस वक्त भारत नहीं है। और जंग के बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने रूस को निर्यात की छूट दी है। तो इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा दावा भी किया है। अमेरिका ने ईरान के 30 से ज्यादा जहाज डुबोने का दावा किया है। अमेरिकी अटैक में धुआं ईरान का ड्रोन लॉन्चर हुआ है, ऐसा अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जंग के बीच एक के बाद एक कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के 30 से ज्यादा जहाज डुबोने का दावा किया है। अमेरिका अटैक में ईरान का ड्रोन लॉन्चर तबाह हो गया। तो अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में समुद्र के मोर्चे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरान के एक ड्रोन कैरियर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है और वो अब जल रहा है। इससे पहले अमेरिका ने श्रीलंका के करीब एक ईरानी युद्धपोत IRIS डेना को डुबो दिया। ईरान ने कहा कि वो जहाज भारत का मेहमान था। वहीं अमेरिका ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया क्योंकि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार था जब अमेरिकी पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को टॉर्पिडो से डुबो दिया था। तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने कहा कि अब तक अमेरिकी सेना ईरान के 30 से ज़्यादा युद्धपोत और नौसैनिक जहाज़ों को डुबो कर तबाह कर चुकी है। तो अमेरिका ने ये बड़ा दावा यहाँ पर किया है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के 30 से ज़्यादा जहाज़ उसने डुबो दिए हैं। का ड्रोन लॉन्चर भी अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल पदों पर बदलाव कर दिए हैं। बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का नया LG नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने उनकी ये नियुक्ति स्वीकार कर ली है। उनकी जगह तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बना दिया गया है। तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त राजनयिक हैं। वो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने X पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपको एक बार फिर बधाई। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता आपके व्यापक कूटनीतिक अनुभव से लाभान्वित होगी। आपके मार्गदर्शन में हम राजधानी की प्रगति और जन कल्याणकारी पहलों में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपके सफल कार्यकाल के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दिल्ली के LG को बदल दिया गया है। तरनजीत सिंह संधू को अब कमान सौंप दी गई है। बता दें कि VK सक्सेना लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो ये बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है। दिल्ली के LG को बदल दिया गया है। VK सक्सेना यानी विनय कुमार सक्सेना अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे और वहीं दिल्ली में गवर्नर की कमान अब तरनजीत सिंह संधू को मिली है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने X हैंडल पर पोस्ट कर तरनजीत सिंह संधू को बधाई दी। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से उन्हें बधाई दी और नई जिम्मेदारियों को लेकर शुभकामनाएं भी दी। वहीं भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है और अब खिताबी भिड़ंत में उसका सामना 8 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। जैकब बेथेल ने ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली लेकिन इंग्लैंड को चौथी बार फाइनल में नहीं ले जा पाए। भारत T20 वर्ल्ड कप इतिहास में चौथी बार फाइनल में पहुंचा है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 253 रन बना डाले थे। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 246 रन बना पाई और 7 रनों से मैच हार गई। इस पूरे मैच में कुल 499 रन बने। तो भारत ने अपनी जगह फाइनल में पक्की कर ली है। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की और अब भारत का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। तो 8 मार्च को ये मुकाबला होना है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या एक बार फिर भारत T20 वर्ल्ड कप का विजेता बन पाएगा। तो इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अनिल अंबानी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। रिलायंस पावर से जुड़ी कंपनियों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर
मुंबई में अनिल अंबानी और रिलायंस पावर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। बड़ी खबर, 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। खबर आपको बता रहा है। पानी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ईडी ने मुंबई में 10 से 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। आरकॉम से जुड़े लोगों से पूछताछ भी जारी है। तो ईडी के हाथ भारत के जाने माने बिजनेसमैन अनिल अंबानी तक पहुंच गए हैं। ईडी ने आरकॉम से जुड़े लोगों के घरों पर भी छापेमारी की है और आरकॉम की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज सुबह अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी आरकॉम और इससे जुड़ी कंपनियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 10 से 12 जगहों पर ईडी की 15 टीमों ने एक साथ रेड डाली है। ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पुराने मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। तो ईडी ने आरकॉम के पूर्व डायरेक्टर्स, सहयोगियों और संबंधित लोगों के घरों दफ्तरों पर फोकस किया है। ये छापा आरकॉम से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस का हिस्सा है। तो हाल के महीनों में ईडी ने अनिल अंबानी को कई बार पूछताछ के लिए भी बुलाया था, जिसमें फरवरी 2026 में 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ भी हुई थी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज की कार्रवाई में दस्तावेज, डिजिटल डिवाइसेस और अन्य सबूत जमा किए जा सकते हैं, जब्त किए जा सकते हैं। ईडी पहले ही अनिल अंबानी के मुंबई स्थित लग्जरी घर अबॉर्ड को 3,716 करोड़ रुपए में अटैच कर चुकी है। साथ ही कुल 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो चुकी है। ये कार्रवाई यस बैंक का और अन्य बैंकों से दिए गए लोन के दुरुपयोग और फंड डायवर्जन के आरोपों पर आधारित बताई जा रही है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर नागपुर से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नागपुर की बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है और मरने वालों की संख्या 20 पर पहुंच गई है। तो नागपुर की बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ, खबर आपको बता रहे हैं। तो महाराष्ट्र में नागपुर जिले के राउल गांव स्थित गोला बारूद निर्माण कंपनी SBL एनर्जी लिमिटेड में रविवार को हुए धमाके से घायल 2 और लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। बता दें, रविवार को ये ब्लास्ट हुआ था। नागपुर की बारूद फैक्ट्री में रविवार को ये ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद अब मृतकों की संख्या बढ़कर 19 पर पहुंच गई है। इससे मृतकों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। उधर पुलिस ने SBL एनर्जी लिमिटेड के 9 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आप। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।